Welcome to Simplified UPSC by PPP, where we listen, learn, and grow together. Detailed lecture notes in English and Hindi, plus practice questions for prelims and mains, only on our Telegram channel. Link in description. Like and subscribe for more. नमस्ते। हमारी आज की इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम गहराई से समझने वाले हैं कक्षा 8 एनसीईआरटी भूगोल के अध्याय 5 को, जिसका नाम है उद्योग। यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। हम इसके लिए एनसीईआरटी की किताब और यूपीएससी के पिछले सालों के कुछ सवालों का इस्तेमाल करेंगे। हमारा मकसद है कि इस अध्याय की जो मुख्य बातें हैं उन्हें अच्छे से समझें, ताकि परीक्षा के लिए एक मजबूत बेस बन सके। कभी सोचा है ये जो कॉपी हमारे हाथ में है या जो कपड़े हमने पहने हैं, ये सब बनते कैसे हैं आखिर? ये सब उद्योगों की ही देन है, जहां कच्चे माल को हमारे काम की मतलब मूल्यवान चीजों में बदला जाता है। तो चलिए इसी पूरी प्रक्रिया को थोड़ा और विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये द्वितीयक क्रियाकलाप या जिसे विनिर्माण कहते हैं, ये होता क्या है? बिल्कुल। देखिए, द्वितीयक क्रियाकलाप या विनिर्माण का सीधा सा मतलब है कच्चे माल को लोगों के लिए ज्यादा उपयोगी, ज्यादा मूल्य के उत्पादों में बदलना। जैसे मान लीजिए पेड़ की लुगदी है, वो कच्चा माल हुई, उसको प्रोसेस करके कागज बनाया, तो ये पहला वैल्यू एडिशन हुआ, मतलब मूल्य बढ़ा। फिर उस कागज से आपने कॉपी बना दी, तो ये दूसरा वैल्यू एडिशन हो गया। तो मैन्युफैक्चरिंग के हर स्टेप पर उत्पाद की कीमत भी बढ़ती है और उसकी उपयोगिता भी। इसी को मूल्य वृद्धि या वैल्यू एडिशन कहते हैं। अच्छा, यानी उद्योग सिर्फ चीजें बनाते नहीं, बल्कि कच्चे माल में मूल्य भी जोड़ते जाते हैं। ठीक है। अब इतने सारे अलग अलग तरह के उद्योग हैं दुनिया में, इन्हें समझने के लिए क्या इन्हें किसी तरह से बांटा, मतलब वर्गीकृत किया जाता है? हाँ, बिल्कुल। उद्योगों को बेहतर समझने के लिए हम उन्हें मुख्य रूप से 3 आधारों पर बांट सकते हैं। एक तो कच्चे माल के आधार पर, दूसरा उनके आकार यानी साइज के आधार पर, और तीसरा स्वामित्व मतलब ओनरशिप के आधार पर। ठीक है, तो पहले बात करते हैं कच्चे माल के आधार पर ये वर्गीकरण कैसे होता है, इसमें क्या क्या आता है? कच्चे माल का स्रोत क्या है, इस हिसाब से उद्योग 4 तरह के हो सकते हैं। पहला है कृषि आधारित। ये अपना कच्चा माल पौधों और जानवरों से लेते हैं, जैसे खाने का तेल बनाने वाले उद्योग, सूती कपड़ा उद्योग, डेयरी के उत्पाद, चमड़ा उद्योग, ये सब। दूसरा है खनिज आधारित। ये जमीन से निकले खनिजों, अयस्कों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे लोहा इस्पात उद्योग। इन्हें प्राथमिक उद्योग भी कहते हैं, क्योंकि इनके जो उत्पाद हैं जैसे लोहा या स्टील, वो फिर दूसरे उद्योगों के लिए कच्चा माल बन जाते हैं, जैसे भारी मशीनें बनाना, बिल्डिंग मटेरियल, रेल के डब्बे बनाना, ये सब इसी पर टिके हैं। तीसरा है समुद्र आधारित। ये सागरों और महासागरों से मिलने वाले उत्पादों का इस्तेमाल करते हैं। समुद्री खाने की प्रोसेसिंग या मछली का तेल बनाना, ये इसके उदाहरण हैं। और चौथा है वन आधारित। ये जंगलों से मिलने वाली चीजों पर निर्भर करते हैं, जैसे कागज और लुगदी उद्योग, दवाइयां बनाने वाले, फर्नीचर उद्योग। ये तो कच्चे माल के स्रोत के हिसाब से वर्गीकरण हुआ, काफी स्पष्ट है। अब दूसरा आधार आपने बताया था आकार। आकार से क्या मतलब है यहाँ, और इसके आधार पर उद्योग कैसे अलग होते हैं? आकार का मतलब है कि उस उद्योग में कितनी पूंजी लगाई गई है, कितने लोग उसमें काम करते हैं और कितना प्रोडक्शन मतलब उत्पादन होता है। इस आधार पर मोटे तौर पर 2 तरह के उद्योग हैं। एक है लघु आकार के उद्योग। इनमें पूंजी भी कम लगती है, टेक्नोलॉजी भी थोड़ी कम एडवांस्ड होती है। इसी में आते हैं कुटीर या घरेलू उद्योग, जहां कारीगर, दस्तकार लोग अपने घरों में ही हाथों से चीजें बनाते हैं, जैसे टोकरी बुनना, मिट्टी के बर्तन बनाना, सिल्क की बुनाई है, या आजकल जो फूड प्रोसेसिंग के छोटे यूनिट्स हैं, वो भी लघु उद्योगों में गिने जाते हैं। और दूसरे हैं वृहत आकार के उद्योग। इनमें पैसा बहुत लगता है, बड़ी बड़ी मशीनें, हाई एंड टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है और उत्पादन बहुत बड़े स्केल पर होता है, जैसे गाड़ियां बनाने वाले उद्योग, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, या भारी मशीनें बनाने वाले उद्योग। अच्छा, और तीसरा वर्गीकरण आपने बताया था स्वामित्व के आधार पर। जी, यानी मालिकाना हक किसका है? जी, इसमें क्या प्रकार हैं? ओनरशिप के आधार पर भी 4 तरह के उद्योग होते हैं। पहला है निजी क्षेत्र, मतलब प्राइवेट सेक्टर। इनका मालिक और चलाने वाला कोई एक व्यक्ति या कुछ लोगों का समूह होता है, जैसे रिलायंस है, टाटा समूह है। दूसरा है सार्वजनिक क्षेत्र यानी पब्लिक सेक्टर, जिसे हम सरकारी कहते हैं। इनका स्वामित्व और संचालन सरकार के हाथ में होता है,
जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL या स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड SAIL। तीसरा है संयुक्त क्षेत्र यानी जॉइंट सेक्टर। इसमें सरकार और प्राइवेट लोग या ग्रुप मिलकर उद्योग चलाते हैं। मारुति उद्योग लिमिटेड इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण रहा है। और चौथा है सहकारी क्षेत्र यानी कोऑपरेटिव सेक्टर। इसमें कच्चे माल के उत्पादक या सप्लायर या वहां काम करने वाले मजदूर या ये सब मिलकर उद्योग के मालिक होते हैं और उसे चलाते भी हैं। और जो भी फायदा या नुकसान होता है वो सदस्यों में बढ़ जाता है। आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड मतलब अमूल और सुधा डेयरी ये इसके बहुत सफल उदाहरण हैं। ये वर्गीकरण समझने के बाद उद्योगों की पूरी तस्वीर थोड़ी और साफ हो जाती है। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पर आते हैं जो यूपीएससी के लिहाज से भी मतलब काफी अहम है कि कोई भी उद्योग किसी खास जगह पर ही क्यों लगाया जाता है। वो कौन से फैक्टर्स हैं जो ये तय करते हैं कि फैक्ट्री कहाँ खुलेगी। ये शायद 2013 के GS पेपर 1 के एक प्रश्न से भी जुड़ा है। हाँ, ये बहुत जरूरी सवाल है। देखिए, कोई उद्योग कहाँ लगेगा ये कई सारे कारकों के एक कह सकते हैं मिले जुले असर पर निर्भर करता है, कोई एक चीज नहीं। मुख्य कारक कौन से हैं? सबसे पहले तो कच्चे माल की उपलब्धता, जहां कच्चा माल आसानी से मिल जाए और सस्ता मिले। फिर भूमि यानी फैक्ट्री लगाने के लिए सही और काफी मात्रा में जमीन। जल, पानी तो चाहिए ही उत्पादन के लिए। श्रम मतलब मजदूर, कुशल भी और अकुशल भी, दोनों तरह के। शक्ति या ऊर्जा, मशीनें चलाने के लिए बिजली चाहिए या कोयला या दूसरे ऊर्जा स्रोत। पूंजी, पैसा तो चाहिए ही उद्योग लगाने और चलाने के लिए। परिवहन, कच्चा माल फैक्ट्री तक लाने और तैयार माल बाजार तक ले जाने के लिए सस्ता और आसान साधन जैसे सड़क, रेल, पानी के जहाज। बाजार, जहां आप अपना बना हुआ माल बेच सकें। और हां, सरकारी नीतियां भी बहुत मायने रखती हैं। कई बार सरकारें पिछड़े इलाकों में उद्योग लगाने के लिए खास छूट देती हैं, इंसेंटिव्स देती हैं, जैसे सस्ती बिजली, टैक्स में छूट या अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बना के देना। अच्छा, तो मतलब ये सारे फैक्टर्स मिलकर किसी जगह को उद्योग के लिए सही या गलत बनाते हैं। कोई एक फैक्टर ही सब कुछ तय नहीं करता। क्या हम उद्योग को एक तरह के सिस्टम के तौर पर भी देख सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। एक औद्योगिक तंत्र या इंडस्ट्रियल सिस्टम को हम 3 हिस्सों में समझ सकते हैं: निवेश यानी इनपुट, प्रक्रम यानी प्रोसेस और निर्गत यानी आउटपुट। निवेश में क्या क्या आता है? कच्चा माल, मजदूरों की लागत, जमीन का किराया या कीमत, पानी, ट्रांसपोर्ट का खर्चा, बिजली और बाकी जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो सब। प्रक्रम में वो सारी गतिविधियां शामिल हैं जो कच्चे माल को तैयार माल में बदलती हैं। जैसे अगर सूती कपड़े का उद्योग है तो कपास की ओटाई करना, फिर उससे धागा बनाना, कताई, फिर कपड़ा बुनना, फिर रंगाई, फिर छपाई, ये सब प्रक्रम का हिस्सा है। और निर्गत क्या है? वो है फाइनल प्रोडक्ट, जैसे तैयार कमीज, और उस उत्पाद को बेचकर जो आय होती है वो भी निर्गत है। ये इनपुट प्रोसेस आउटपुट मॉडल समझने में काफी आसान कर देता है कि उद्योग काम कैसे करता है। हमने अक्सर देखा है कि कई सारे उद्योग एक ही इलाके में जमा हो जाते हैं। इनको क्या कहते हैं और ऐसा क्यों होता है? हाँ, इन्हें औद्योगिक प्रदेश यानी इंडस्ट्रियल रीजन्स कहा जाता है। ये तब बनते हैं जब कई सारे उद्योग एक दूसरे के पास लग जाते हैं। इससे उन्हें कई फायदे मिलते हैं। वो आपस में निकटता का लाभ शेयर करते हैं, जैसे हो सकता है उन्हें ट्रांसपोर्ट की सुविधा मिल जाए या स्किल्ड लेबर आसानी से मिल जाए या फिर सहायक उद्योग वहीं आसपास पनप जाएं। दुनिया के जो बड़े औद्योगिक प्रदेश हैं उनमें पूर्वी उत्तर अमेरिका, पश्चिमी और मध्य यूरोप, पूर्वी यूरोप और पूर्वी एशिया शामिल हैं। ये अक्सर शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों, समुद्री बंदरगाहों के पास या कोयला क्षेत्रों के नजदीक पाए जाते हैं। भारत में भी कई जाने माने औद्योगिक प्रदेश हैं, जैसे मुंबई पुणे समूह, बेंगलुरु तमिलनाडु प्रदेश, हुगली प्रदेश कोलकाता के आसपास, अहमदाबाद बड़ोदरा प्रदेश, छोटा नागपुर औद्योगिक पेटी, विशाखापट्टनम गुंटूर पेटी, गुड़गांव दिल्ली मेरठ प्रदेश और नीचे केरल में कोल्लम तिरुवनंतपुरम संकुल। चलिए, ये तो भी सामान्य बात। अब कुछ खास उद्योगों पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। शुरुआत करते हैं लोहा इस्पात उद्योग से। इसे अक्सर पोषक उद्योग या फीडर इंडस्ट्री कहते हैं। ऐसा क्यों? इसे पोषक उद्योग इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके जो उत्पाद हैं, खासकर स्टील, वो लगभग हर दूसरे उद्योग के लिए एक तरह से बुनियादी कच्चा माल है। आप सोचिए, बड़ी बड़ी मशीनें, औजार, ट्रांसपोर्ट के साधन, रेलगाड़ी, पानी के जहाज, गाड़ियां, पुल, घर, फैक्ट्रियां, हर जगह स्टील का इस्तेमाल होता है। यहां तक कि हमारी रोजमर्रा की छोटी छोटी चीजें जैसे सेफ्टी पिन है, सुई है, वो भी स्टील से बनती हैं। तो ये सचमुच में आधुनिक उद्योग की रीढ़ की हड्डी है। इसके बिना बाकी उद्योग चल ही नहीं सकते। अच्छा,
तो इस उद्योग के निवेश, प्रक्रम और निर्गत क्या होते हैं? देखिए, इसके मुख्य निवेश हैं कच्चा माल, जिसमें आता है लौह अयस्क, कोयला और चूना पत्थर। साथ में चाहिए श्रमिक, पूंजी, जमीन और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर। प्रक्रम में जो मुख्य क्रिया है वो है प्रगलन यानी स्मेल्टिंग। इसमें कच्चे माल को एक बड़ी भट्टी में, जिसे झूंका भट्टी या ब्लास्ट फर्नेस कहते हैं, बहुत ज़्यादा तापमान पर गलाया जाता है। इससे लोहा अपने अयस्क से अलग हो जाता है। फिर उसे और साफ किया जाता है, परिशोधित किया जाता है और निर्गत के रूप में हमें मिलता है इस्पात यानी स्टील। स्टील की खासियत है कि ये मजबूत होता है। इसे आसानी से कोई भी आकार दे सकते हैं, काट सकते हैं, इसके तार बना सकते हैं और इसमें दूसरी धातुएं जैसे एल्यूमिनियम, निकल, तांबा वगैरह मिलाकर मिश्र धातु एलॉयज बनाते हैं, जो इसे और भी ज्यादा कठोर, मजबूत या जंग लगने से बचाने वाला बना देती हैं। क्या समय के साथ लोहा इस्पात उद्योग लगाने की जो पसंदीदा जगह हैं, उनमें कोई बदलाव आया है? हाँ, बिल्कुल आया है। देखिए, पहले मतलब 1850 से भी पहले ये उद्योग ज़्यादातर वहीं लगते थे जहाँ कच्चा माल यानी लोहा, कोयला और पानी आसानी से मिल जाए। फिर लगभग 1950 तक ये कोयला क्षेत्रों के पास और नहरों या रेलवे लाइनों के नज़दीक लगने लगे, ताकि कोयला लाना और माल भेजना आसान हो। लेकिन 1950 के बाद एक बड़ा बदलाव आया। उद्योग बहुत बड़े हो गए और लौह अयस्क अक्सर दूसरे देशों से मंगाना पड़ता था। तो ये उद्योग बड़े पैमाने पर समुद्री बंदरगाहों के पास समतल जमीनों पर लगने लगे। इससे आयातित कच्चा माल उतारना और तैयार माल भेजना दोनों आसान हो गया। भारत और दुनिया में इसके मुख्य केंद्र कौन-कौन से हैं? दुनिया में देखें तो जर्मनी, अमेरिका, चीन, जापान, रूस ये बड़े उत्पादक देश हैं। भारत में ये उद्योग मुख्य रूप से 4 राज्यों में फैला हुआ है: पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। यहीं पर भिलाई, दुर्गापुर, बर्नपुर, जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो जैसे बड़े केंद्र हैं। इनके अलावा दक्षिण में कर्नाटक में भद्रावती और विजयनगर, आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम और तमिलनाडु में सेलम भी महत्वपूर्ण केंद्र हैं। आपने जमशेदपुर का नाम लिया। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी यानी टिस्को के बारे में कुछ और बताइए। ये इतनी सफल क्यों रही? टिस्को, जो अब टाटा स्टील है, इसकी स्थापना 1907 में साक्षी नाम की जगह पर हुई थी, जो आज जमशेदपुर कहलाता है। ये सुवर्ण रेखा और खरकई नदियों के संगम पर है और ये जगह चुनना बहुत ही रणनीतिक था। क्यों? पहली बात, ये बंगाल नागपुर रेल लाइन पर कालीमाटी स्टेशन से सिर्फ 32 किलोमीटर दूर थी, ट्रांसपोर्ट आसान हो गया। दूसरी बात, इसे लौह अयस्क, कोयला और मैंगनीज के भंडार बहुत पास में ही मिल गए, कच्चा माल पास था। तीसरी बात, पास में ही कोलकाता जैसा बड़ा बाजार था तैयार माल बेचने के लिए। चौथी बात, नदियों से पानी की कोई कमी नहीं थी, जो स्टील प्लांट के लिए बहुत जरूरी है। और पांचवी बात, इसे शुरू करने के लिए सरकारी मदद से पूंजी भी उपलब्ध हुई। इन सब वजहों से टिस्को बहुत तेजी से बढ़ा और भारत का एक प्रमुख लोहा इस्पात केंद्र बन गया। और इसके लगने के बाद वहां कई और छोटे बड़े उद्योग भी स्थापित हुए। अगर इसकी तुलना अमेरिका के पिट्सबर्ग से करें तो पिट्सबर्ग भी अमेरिका का एक बहुत महत्वपूर्ण इस्पात नगर रहा है। उसे स्टील सिटी कहते थे। उसे भी कुछ स्थानीय फायदे थे। कोयला तो वहीं मिल जाता था। लौह अयस्क मिनेसोटा से आता था, जो काफ़ी दूर था, लेकिन ग्रेट लेक्स का जो जलमार्ग है उससे बहुत सस्ते में पहुंच जाता था। ये बड़ा फायदा था। पानी के लिए ओहायो, मोनोगेहला और एलेगिनी नदियां थीं। हालांकि अब पिट्सबर्ग शहर के अंदर बड़ी स्टील मिलें कम हो गई हैं, ज्यादातर आसपास की नदी घाटियों में शिफ्ट हो गई हैं। लेकिन वो शहर आज भी स्टील का इस्तेमाल करने वाले दूसरे उद्योगों का केंद्र है, जैसे रेल के उपकरण बनाना, भारी मशीनरी बनाना। चलिए अब लोहा इस्पात से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सूती वस्त्र उद्योग की। ये तो शायद दुनिया के सबसे पुराने उद्योगों में से एक है ना? हाँ, बिल्कुल। धागे से कपड़ा बनाना तो बहुत ही पुरानी कला है। इसका कच्चा माल है रेशा यानी फाइबर। ये रेशा प्राकृतिक भी हो सकता है, जैसे कपास, ऊन, सिल्क, जूट, लिनन, या फिर ये मानव निर्मित भी हो सकता है, जैसे नायलॉन, पॉलिएस्टर, एक्रिलिक, रेयॉन। 18वीं सदी में जब औद्योगिक क्रांति हुई, उससे पहले तक कपड़ा हाथ से कताई करके और हथकरघों पर ही बुना जाता था। फिर आए पावर लूम्स यानी बिजली से चलने वाले करघे। इनसे उत्पादन बहुत तेज हो गया। ये क्रांति पहले ब्रिटेन में आई और फिर धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैली। आज देखें तो भारत, चीन, जापान, अमेरिका ये सूती वस्त्र के बड़े उत्पादक हैं। भारत का इस उद्योग में क्या इतिहास रहा है और आज क्या स्थिति है? भारत का सूती कपड़ा बनाने का इतिहास तो बहुत ही गौरवशाली रहा है।
अंग्रेजों के आने से पहले भारत का हाथ से बना हुआ कपड़ा पूरी दुनिया में मशहूर था, अपनी क्वालिटी और डिजाइन के लिए। जैसे ढाका की मलमल, मसूलीपट्टनम की छींट, कालीकट के कैलिकोज या बुरहानपुर, सूरत, वडोदरा की सोने की जरी वाली कॉटन। लेकिन क्योंकि ये हाथ से बनता था तो महंगा होता था और बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं बन पाता था। जब पश्चिम में मशीनों से सस्ता कपड़ा बनने लगा तो हमारे पारंपरिक उद्योग को बहुत नुकसान हुआ। भारत में पहली सफल मशीनी कपड़ा मिल 1854 में मुंबई में लगी थी। आज मुंबई, अहमदाबाद, कोयंबटूर, कानपुर, चेन्नई, कोलकाता, लुधियाना, पुदुचेरी, पानीपत ये सब सूती वस्त्र उद्योग के मुख्य केंद्र हैं और भारत अपने कुल उत्पादन का लगभग 1/3 हिस्सा निर्यात भी करता है। अहमदाबाद का आपने जिक्र किया, इसे कभी भारत का मैनचेस्टर कहा जाता था। इसके विकास के पीछे क्या कारण थे और आजकल कुछ चुनौतियां भी सुनने में आती हैं। ये 2013 के यूपीएससी प्रश्न से भी जुड़ता है, जिसमें उद्योगों के विकेंद्रीकरण की बात थी। हाँ, अहमदाबाद गुजरात में साबरमती नदी के किनारे बसा है। पहली मिल यहाँ 1861 में लगी थी और ये बहुत जल्दी मुंबई के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा कपड़ा उत्पादक केंद्र बन गया। इसीलिए इसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाने लगा। इसके पीछे कई वजह थीं। एक तो ये कपास उगाने वाले इलाके के बहुत पास था, कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। दूसरा, यहाँ की जो जलवायु है वो थोड़ी नम है, जो कताई और बुनाई के लिए अच्छी मानी जाती है। तीसरा, जमीन समतल थी, मिलें लगाने में आसानी हुई। चौथा, गुजरात और महाराष्ट्र से कुशल और अकुशल दोनों तरह के श्रमिक आसानी से मिल जाते थे। पांचवा, सड़क और रेल नेटवर्क बहुत अच्छा था, जो माल लाने ले जाने में मदद करता था। और छठा, पास में मुंबई बंदरगाह था, जिससे मशीनें मंगाना और तैयार कपड़ा बाहर भेजना आसान था। लेकिन हाँ, हाल के कुछ सालों में अहमदाबाद की मिलों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। एक तो देश में कई नए कपड़ा केंद्र खुल गए हैं, जिससे कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। दूसरा, यहाँ की कई पुरानी मिलों ने अपनी मशीनें और तकनीक को समय के साथ अपग्रेड नहीं किया, वो पिछड़ गईं। ये दिखाता है कि कैसे उद्योग एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो सकते हैं, जिसे विकेंद्रीकरण कहते हैं, और कैसे बदलते समय के साथ न चलना किसी उद्योग के लिए नुकसानदायक हो सकता है। ये तो अहम बात है। ठीक इसी तरह जापान के ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहते हैं। वहाँ इस उद्योग के विकास के क्या कारण रहे? ओसाका में भी सूती वस्त्र उद्योग के फलने फूलने के लिए बहुत अच्छी भौगोलिक स्थितियां थीं। जैसे मिलें लगाने के लिए काफी समतल जमीन उपलब्ध थी। वहाँ की जलवायु भी नम है, जो कताई बुनाई में मदद करती है। पानी के लिए पास में योदो नदी है, श्रमिक भी आसानी से मिल जाते थे, और वहाँ बंदरगाह की सुविधा भी थी। सबसे दिलचस्प बात यह है कि ओसाका पूरी तरह से आयातित कच्चे माल पर निर्भर था। मतलब कपास वहाँ उगता नहीं था, वो मिस्र, भारत, चीन, अमेरिका जैसे देशों से मंगाया जाता था। फिर भी वहाँ अच्छी क्वालिटी और कम कीमत का कपड़ा बनता था, जिसकी वजह से उसका बाजार बहुत अच्छा था। लेकिन अब ओसाका में भी सूती वस्त्र उद्योग का महत्व पहले जैसा नहीं रहा। उसकी जगह दूसरे उद्योगों ने ले ली है, जैसे लोहा इस्पात, मशीनरी, जहाज बनाना, ऑटोमोबाइल, बिजली के उपकरण, सीमेंट वगैरह। चलिए, अब एक बिल्कुल नए दौर के उद्योग पर आते हैं, सूचना प्रौद्योगिकी यानी आईटी उद्योग। इसे सनराइज इंडस्ट्री भी कहा जाता है। हाँ, आईटी उद्योग यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री। इसका मुख्य काम है सूचनाओं को जमा करना, उन्हें प्रोसेस करना और फिर उन्हें बांटना या वितरित करना। इसे सनराइज इंडस्ट्री इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बहुत तेजी से उभरता हुआ उद्योग है। इसे भविष्य का उद्योग माना जाता है। अब इसकी लोकेशन कहाँ होगी, ये किन बातों पर निर्भर करता है। इसमें पारंपरिक उद्योगों वाले कारक उतने महत्वपूर्ण नहीं हैं। यहाँ मुख्य कारक हैं संसाधनों की उपलब्धता, खासकर स्किल्ड लोग, मतलब कुशल कार्यबल। दूसरा, लागत, मतलब कॉस्ट कितनी आ रही है। और तीसरा, बुनियादी ढांचा, जिसमें अच्छी इंटरनेट कनेक्टिविटी, बिजली की सप्लाई, ये सब आता है। दुनिया में इसके दो सबसे बड़े हब माने जाते हैं। एक अमेरिका में कैलिफोर्निया की सिलिकॉन वैली, और दूसरा भारत में बंगलौर प्रदेश, जिसे मजाक में सिलिकॉन पठार भी कह देते हैं। अच्छा, सिलिकॉन वैली और बैंगलोर की तुलना कैसे कर सकते हैं? इनमें क्या बातें एक जैसी हैं और बैंगलोर के पास क्या खास फायदे हैं? देखिए, दोनों जगहों में कुछ ऐसी बातें समान हैं जो आईटी उद्योग को बढ़ने में मदद करती हैं। जैसे दोनों जगह आकर्षक और साफ सुथरा माहौल है, अच्छी परिवहन सुविधाएं हैं, बड़ी संख्या में कुशल और अनुभवी मैनेजर्स और वर्कर्स उपलब्ध हैं, अच्छे शिक्षण संस्थान और रिसर्च सेंटर हैं, बाजार तक पहुंच है और सरकार की नीतियां भी सहायक रही हैं।
बेंगलोर के पास कुछ खास एडवांटेज भी हैं। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ देश के सबसे ज्यादा शिक्षण संस्थान और आईटी कॉलेज हैं, और यहाँ कम लागत पर बहुत अच्छे कुशल प्रबंधक और बाकी पेशेवर मिल जाते हैं। ये चीज इसे दुनिया भर में कॉम्पिटिटिव बनाती है। उद्योगों के इतने सारे फायदे हमने देखे, लेकिन इनके साथ कुछ जोखिम भी जुड़े होते हैं। औद्योगिक आपदाएं, जैसे भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, वो इसका एक बहुत ही दुखद पहलू है। बिल्कुल। उद्योगों में दुर्घटनाएं या आपदाएं मुख्य रूप से दो वजहों से हो सकती हैं। या तो कोई तकनीकी खराबी आ जाए, या फिर जो खतरनाक पदार्थ इस्तेमाल हो रहे हैं उनके रखरखाव में कोई लापरवाही हो जाए। भोपाल में 3 दिसंबर 1984 को यही हुआ था। यूनियन कार्बाइड की कीटनाशक फैक्ट्री से मिथाइल आइसोसाइनेट MIC नाम की बेहद जहरीली गैस और साथ में कुछ और जहरीली गैसें लीक हो गई थी। ये दुनिया की सबसे भयानक औद्योगिक त्रासदियों में से एक मानी जाती है। सरकारी आंकड़ों के हिसाब से ही हजारों लोग मारे गए थे, और जो बच गए उनमें से लाखों लोग आज भी उस गैस के असर से होने वाली गंभीर बीमारियों, अंधापन, कमजोर इम्यून सिस्टम जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। ऐसा ही एक और हादसा चीन के गाओक्याओ चोंकिंग में 2005 में हुआ था, जहां गैस के कुएं में विस्फोट होने से सैकड़ों मौतें हुईं और हजारों लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा था। ये तो बहुत ही भयानक है। इन जोखिमों को कम करने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए? हाँ, इन जोखिमों को कम करने के लिए कई उपाय करने बहुत जरूरी हैं। सबसे पहली बात, जो घनी आबादी वाले रिहायशी इलाके हैं उन्हें औद्योगिक क्षेत्रों से काफी दूर बसाना चाहिए। दूसरा, जो लोग फैक्ट्रियों के आसपास रहते हैं उन्हें पता होना चाहिए कि वहां कौन से खतरनाक पदार्थ रखे हैं, और अगर कोई इमरजेंसी हो जाए तो उन्हें क्या करना है, बचाव के तरीके क्या हैं। तीसरा, आग लगने की सूचना देने वाली प्रणाली, फायर वार्निंग सिस्टम और आग बुझाने की व्यवस्था, फायर फाइटिंग सिस्टम को बहुत बेहतर बनाने की जरूरत है। चौथा, जो जहरीले पदार्थ हैं उनकी भंडारण क्षमता को सीमित रखना चाहिए, मतलब जरूरत से ज्यादा जमा करके ना रखें। और पांचवां, उद्योगों में प्रदूषण नियंत्रण के जो उपाय हैं उन्हें और मजबूत करना चाहिए, ताकि हानिकारक गैसें या कचरा कम से कम निकले। चलिए, ये तो हुई जोखिमों की बात। अब अध्याय के आखिर में जो अभ्यास प्रश्न दिए हैं उन पर एक नजर डालते हैं, ताकि जो हमने पढ़ा वो और पक्का हो जाए। पहला सवाल है, उद्योग शब्द का क्या तात्पर्य है? जी, उद्योग का संबंध उस आर्थिक गतिविधि से है जो या तो वस्तुओं का उत्पादन करती है, या खनिजों को जमीन से निकालती है, या फिर सेवाएं प्रदान करती है। ठीक है। अगला, वे कौन से मुख्य तथ्य हैं जो उद्योग के अवस्थिति को प्रभावित करते हैं, मतलब लोकेशन फैक्टर्स? हाँ, मुख्य कारक हैं कच्चे माल की उपलब्धता, भूमि, जल, श्रम यानी लेबर, शक्ति यानी ऊर्जा, पूंजी यानी कैपिटल, परिवहन और बाजार। और जैसा हमने कहा, सरकारी नीतियां भी अहम हैं। अगला प्रश्न, कौन सा उद्योग प्रायः आधुनिक उद्योग का मेरुदंड कहा जाता है और क्यों? ये है लोहा इस्पात उद्योग। और क्यों? क्योंकि बाकी जितने भी उद्योग हैं उनके लिए जो जरूरी मशीनें हैं, औजार हैं या बुनियादी ढांचा है, वो सब इसी के उत्पादों यानी स्टील से ही बनता है। कपास उद्योग मुंबई में तेजी से क्यों विकसित हुआ? इसके मुख्य कारण थे वहां की गर्म और नम जलवायु जो कताई बुनाई के लिए अच्छी है, बंदरगाह पास होने से मशीनें आयात करना आसान था, कच्चा माल यानी कपास आसपास के इलाकों में मिलता था, और कुशल श्रमिक भी आसानी से उपलब्ध थे। अच्छा, अब एक बहुविकल्पीय प्रश्न है। फोर्ट ग्लॉस्टर कहाँ स्थित है? विकल्प है ए पश्चिम बंगाल, बी कैलिफोर्निया, सी गुजरात। इसका सही जवाब है ए पश्चिम बंगाल। यहीं पर 1818 में भारत की पहली सूती मिल लगी थी। हालांकि वो बाद में बंद हो गई थी, पर शुरुआत यहीं से हुई थी। अगला, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक रेशा है? विकल्प है ए नायलॉन, बी जूट, सी एक्रिलिक। इनमें से प्राकृतिक रेशा है बी जूट। नायलॉन और एक्रिलिक ये दोनों मानव निर्मित मतलब मैनमेड फाइबर्स हैं। अब कुछ अंतर बताने हैं। पहला, कृषि आधारित और खनिज आधारित उद्योग में क्या अंतर है? कृषि आधारित उद्योग अपना कच्चा माल पौधों और जानवरों से लेते हैं, जैसे सूती वस्त्र या डेयरी उद्योग, जबकि खनिज आधारित उद्योग कच्चे माल के रूप में खनिज अयस्कों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे लोहा इस्पात उद्योग। दूसरा अंतर, सार्वजनिक क्षेत्र और संयुक्त क्षेत्र के उद्योग में। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग का स्वामित्व और संचालन पूरी तरह सरकार करती है, जैसे सेल, जबकि संयुक्त क्षेत्र के उद्योग में सरकार और निजी क्षेत्र यानी प्राइवेट कंपनी या व्यक्ति
मिलकर स्वामित्व रखते हैं और संचालन करते हैं। जैसे मारुति उद्योग लिमिटेड एक उदाहरण था। और अंत में कुछ उदाहरण देने हैं। पहला, कच्चा माल। लो अयस्क कपास, अंतिम उत्पाद, इस्पात कमीज, तृतीयक क्रियाकलाप, परिवहन बैंकिंग बीमा, कृषि आधारित उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग, कुटीर उद्योग, टोकरी बनाना, मिट्टी के बर्तन बनाना, हाथ से शॉल बुनना, सहकारी क्षेत्र। सुधा डेयरी, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड यानी अमूल। बहुत अच्छे। इस चर्चा से अध्याय के जो मुख्य बिंदु थे वो काफी हद तक स्पष्ट हो गए हैं। अब अगर हम प्रीलिम्स और मेंस परीक्षा के नजरिए से देखें तो कुछ खास बातें क्या होंगी? हाँ बिल्कुल, प्रीलिम्स के लिए कुछ चीजें खास ध्यान में रखनी चाहिए। उद्योगों के प्रकार, जो हमने वर्गीकरण देखा, कच्चे माल, आकार, स्वामित्व के आधार पर, उनके नाम और खासकर उदाहरण, जैसे अमूल किस में आता है, सेल किस में आता है। मुख्य औद्योगिक प्रदेश, दुनिया के जैसे पूर्वी उत्तरी अमेरिका और भारत के जैसे छोटा नागपुर पेटी, मुंबई पुणे, नाम पता होने चाहिए। महत्वपूर्ण केंद्र और उनकी विशेषताएं, जैसे जमशेदपुर क्यों फेमस है, लोहा इस्पात, अहमदाबाद या ओसाका सूती वस्त्र, सिलिकॉन वैली और बैंगलोर आईटी, और इनके विकास के मुख्य कारण क्या थे। कुछ खास शब्द, जैसे सनराइज इंडस्ट्री किसे कहते हैं, पोषक उद्योग क्या है, प्रगलन स्मेल्टिंग क्या होता है, भारत का मैनचेस्टर या जापान का मैनचेस्टर कौन है, सिलिकॉन पठार कहाँ है। कुछ प्रमुख कंपनियों संगठनों के नाम, जैसे टिस्को, सेल, अमूल, HAL, मारुति उद्योग, ये भी पूछ लिए जाते हैं। ये तो प्रीलिम्स के लिए हो गए। और मेंस परीक्षा के लिए क्या दृष्टिकोण रखना चाहिए? मेंस के लिए थोड़ा एनालिटिकल होना पड़ेगा, जैसे औद्योगिक अवस्थिति के कारक। इनका सिर्फ नाम नहीं बल्कि विश्लेषण करना होगा कि ये कारक कैसे काम करते हैं और कैसे ये किसी क्षेत्र के विकास को प्रभावित करते हैं। विभिन्न उद्योगों का योगदान, लोहा इस्पात, वस्त्र, IT जैसे प्रमुख उद्योगों का देश के आर्थिक विकास और रोजगार पैदा करने में क्या भूमिका है। सरकारी नीतियां, सरकार की नीतियां कैसे औद्योगिक विकास को बढ़ावा देती हैं या नियंत्रित करती हैं। इनका प्रभाव, बदलाव का असर, वैश्वीकरण, टेक्नोलॉजी में बदलाव का उद्योगों पर क्या असर पड़ रहा है, जैसे हमने अहमदाबाद का उदाहरण देखा, या ओसाका का, या IT का उदय। औद्योगिक आपदा, इनके कारण क्या हैं, प्रभाव क्या होते हैं और इन्हें रोकने के उपाय क्या हैं। स्वामित्व के प्रकार, अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक, निजी, संयुक्त और सहकारी क्षेत्र की भूमिका और उनका महत्व क्या है। इन पर विश्लेषण आधारित प्रश्न बन सकते हैं। बहुत बढ़िया। इस विस्तृत और व्यवहारिक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। जाते जाते हमारे विशेषज्ञ आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहे हैं जिस पर आप विचार कर सकते हैं। हाँ, सवाल यह है कि आज जब भारत आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया जैसी पहलों पर इतना जोर दे रहा है, तो आपको क्या लगता है भविष्य में उद्योगों की लोकेशन तय करने में कौन से नए कारक ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकते हैं, खासकर जब हम सस्टेनेबिलिटी यानी धारणीयता, पर्यावरण संरक्षण और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी चीजों को ध्यान में रखें। इस पर जरूर सोचिएगा। Thanks for watching. Follow us on Telegram and Instagram. Don't forget to like, share, and subscribe.